वेलकम टू राम स्टडी सेंटर। हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण विचार बोलते समय मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती है। जब वे ध्वनियाँ लिखी जाती है तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। यह भाषा की छोटी इकाई वर्ण है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, कहलन, दहलन आदि। जिस ध्वनि के खंड या टुकड़ा न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का सेकंड परिभाषा है भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द वर्णों का एक ऐसा मेल होता है जिसका एक अर्थ होता है। शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे ये वर्ण है न, प, घ, ट। चार वर्णों को हम सही से सीक्वेंस में रखें तो पनघट एक शब्द बनता है। इसी क्रम से जोड़ा जाता है तो यह चित्र उभर कर सामने आया। पनघट। यदि इन्हें अन्य किसी भांति जोड़े तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, अतः वह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे नपघट, ये कोई शब्द नहीं है, या घटपन, ये कोई शब्द नहीं बनता है। अगर उसे एक क्रम में जोड़ा जाए तो पनघट एक शब्द बनता है। अतः वह शब्द नहीं कहलाएगा, जो कि नपघट ऐसा ही होगा। अर्थहीन वर्णों का मेल शब्द नहीं होता। जैसे टक, टकनप, नपघट। ऐसे हम बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। नखत। वर्णों का ऐसा मेल जो सार्थक हो वो शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हम आएंगे वर्ण पर। तो वर्ण के टू टाइप्स यानी दो प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण जिसको भवेल कहते हैं, दूसरा व्यंजन वर्ण जिन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। स्वर कुछ ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। उन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुंह से निकलती है। ऐसी ध्वनियाँ स्वर वर्ण कहलाती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं या हिंदी में 11 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये निम्न है: अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। वर्णमाला में अ और अ को भी स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु अ अर्थात अनुस्वार तथा अ अर्थात विसर्ग। जैसे अ पर अनुस्वार होता है और एक दूसरा है अ के बाद विसर्ग का चिन्ह लगा रहता है, अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्वर के रूप में नहीं किया जाता है। इनका उच्चारण करके पता चल जाता है कि ये स्वर नहीं है, क्योंकि ये स्वर के बाद ही बोले जाते हैं। ये अ के योग से ही वहन करते हैं, अर्थात अ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं बच्चों, जिसमें है अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। हिंदी में कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा से आकर शामिल हो गए हैं। उनमें स्वर आता है। उनमें आ स्वर आता है। जैसे बॉल,
डॉक्टर, ये शब्द अंग्रेजी के शब्द है। इनको आगे क्लास में पढ़ेंगे तो, और ग्रामर के थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड पर पढ़ेंगे तो इसे विदेशज शब्द कहते हैं। जो विदेशों में जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि शब्दों में औ है। इसे आगत स्वर कहते हैं। औ को यहाँ पे आगत स्वर कहा गया है। अब हम डिस्कस करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से ही बोल पाते हैं, जो कि बिना स्वर के बोलना संभव नहीं है। स्वर के बिना हम उन्हें लिख सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते। ऐसे वर्ण को व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क को हम स्वर वर्ण में तोड़े तो क हलन प्लस अ आएगा। उसी तरह ख को हम स्वर वर्ण में तोड़े तो ख हलंत प्लस अ आएगा। ग को हम उसी तरह तोड़े तो ग हलंत प्लस आ आएगा। आदि इस तरह की शब्द बनते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में सरलता की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो ऐसे तो हम क से लेकर म है जो स्पर्श व्यंजन इनको कहते हैं, जो 5 टाइप में बांटे गए हैं। जैसे क वर्ग में क से लेके अंग तक आता है, जिसमें क ख ग घ अंग। च वर्ग में च से लेकर इ तक आता है, च छ ज झ इ। ट वर्ग में ट से लेके त वर्गीना तक आता है, ट ठ ड ढ न। त वर्ग में त से लेकर न तक आता है, त थ द ध न। प वर्ग में प से लेकर म तक आता है, प फ ब भ म। अंतस्थ, ये जो 25 हो गए क से लेकर म तक, ये स्पर्श व्यंजन के पार्ट हैं। और अंतस्थ व्यंजन, इसमें 4 वर्ण होते हैं, य र ल व। और अगला है उष्म व्यंजन, जो कि इसमें भी 4 वर्ण व्यंजन होते हैं। सॉरी, व्यंजन होगा वर्ण नहीं। उष्म व्यंजन में 4 व्यंजन होते हैं। तालब स, मूर्धन्य स, दंती स। हाँ, संयुक्त व्यंजन में भी 4 व्यंजन होता है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ, स्र। वर्णमाला, वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल 52 यानी 52 है। ऊपर लिखे सभी व्यंजनों में अ मिला है। इनमें से अ को निकाला जा सकता है। हम ऐसा केवल लिखने से कर सकते हैं, बोलने से नहीं। लिखित व्यंजनों में से अ निकालने पर उनके बीच हलंत लगता है, जैसा कि हम पहले ही इसका डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे में हम व्यंजन वर्ग का एग्जाम्पल दिए थे, जो का को हम व्यंजन स्वर वर्ण में तोड़ेंगे तो क हलंत प्लस आ आएगा, और ख को उसी तरह व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण में तोड़ेंगे तो ख हलंत प्लस आ आएगा। इस तरह इसे बोलना पॉसिबल नहीं है, पर लिखने में ऐसा होता है। लिखकर हम तोड़कर दिखाया जा सकता है। लिखित व्यंजनों में अ निकालने पर इनके बीच हलंत लगता है, जैसे हम अभी किए। टहलंत, ढहलंत, इन सब के साथ अ प्लस में जुड़ा रहता है। हलंत का प्रयोग उस वर्ण के अरहित रूप में को बताता है, जैसे टहलन, ठहलन, डहलन, ढहलन आदि। इस तरह सभी वर्णों में पहलंत भी होगा, महलंत भी होगा। ऐसे 25 स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद भी टोटल 52 वर्णमाला है, उसमें नहीं लागू होगा, पर कुछ में लागू होता है। जैसे कि 25 है वहाँ पे स्पर्श व्यंजन, उसमें पूरा में लागू होगा। कुछ व्यंजनों में हलंत का प्रयोग न करके उन्हें अलग तरह से लिखा जाता है, जैसे
आधा, इसी हलंत का हलंत के जगह हम क को आधा क भी पढ़ते हैं, फ को आधा फ, या म या आधा च भी बोलते हैं आदि, ऐसा ही लिखा जाता है। कुछ ऐसे ही होते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम वोवेल कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ रहे थे, वोवेल हो गया था मेरा समाप्त। अब कॉन्सोनेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कॉन्सोनेंट में संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मेरा खत्म हो चुका था। अब है संयुक्त व्यंजन, जिसको इंग्लिश में ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन यानी ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से मतलब कि जैसे छ हो गया तो ओ का हलंत प्लस मूर्धन स से मिलकर छ बना है। जैसे त्र को यहाँ पे देखा जाए तो त हलंत प्लस र से मिलकर त्र बना है। ज्ञ को देखा जाए तो ज हलंत प्लस इ से मिलकर ज्ञ बना है। और स्र को देखा जाए तो तालब स हलंत प्लस र से मिलकर स्र बना है। तो ये छ त्र ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला है सीरो रेखा। व्यंजन के ऊपर लेटी हुई गिरने वाली रेखा। व्यंजन के ऊपर डैश सा रहता है, जो रेखा रहता है उसी को सीरो रेखा कहलाती है। जो व्यंजन के ऊपर डैश से डला जाता है उसे सीरो रेखा कहलाती है। पाई, व्यंजनों में लगने वाले सीधी रेखा को पाई कहलाती है, जो कि यहाँ पे सैम्बुल दिया गया है। आप लोग ध्यान दे। ज और फ ध्वनियाँ विदेशी प्रभाव से आई है। जो ज और फ का उच्चारण ध्वनि है वो विदेशी प्रभाव से आई। इनमें ज और फ के नीचे बिंदी लगती है, जिसे नुक्ता कहते हैं। जो ज और फ के नीचे जो बिंदी लगती है उसी को हम नुक्ता कहते हैं, जो कि यहाँ पे देखा गया है। ध्यान से बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि ज और फ के नीचे बिंदी लगी है, जिसे नुक्ता कहते हैं। जैसे राज, राज लिखा है, राज के नीचे एक बिंदा लगा। रहस्य, तेज मतलब तीव्र। अगला है संयुक्ताक्षर। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़ कर लिखे या बोले जाते हैं तो ये व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन अरहित और दूसरा व्यंजन असहित होता है। पहला में अ को रहने देते हैं और दूसरा में अरहित रहता है पहला व्यंजन, और दूसरा असहित मतलब पहला में आ नहीं जुड़ता है, दूसरा में आ जुड़ जाता है। जैसे ग्वाला, ग्वाला में आ को हटा दिया जाता है, आधा ग। चक्की मतलब इसमें चक्की में देखो तो यहाँ पे आधा का है, इसमें आ को साइड कर दिया गया है। उसी तरह यहाँ कुम्हार में देखो तम्बाक में यहाँ आ को साइड कर दिया गया है। संयुक्ताक्षर लिखने की विधि। पाई हटाकर, जैसे विश्व, विश्व में पाई हटा दिया गया है। जैसे जब तालब से के बाद एक और पाई हटा दिया गया है तो ये विश्व बना है। अच्छा के बाद अच्छा पर से च को आधा च लिखा गया है और जहाँ पर पाई को हटाया गया है। और अगला है प्यार। प्यार में भी उसी तरह पाई हटाया गया, ध्यान में भी पाई हटाया, स्वतंत्र में भी पाई हटाया गया इत्यादि। ऐसे अनंत शब्द हैं जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। हलंत, हलंत लगाकर बिना पाई वाले व्यंजन को हलंत लगाकर उनका रहित रूप दिखाया जाता है। जैसे लट्टू, चिट्ठी आदि ऐसे अनंत शब्द है, इनडिफाइंड है। घुंडी हटाकर, घुंडी मतलब कि जो क फ जैसे वर्णों में अंत का लटका हुआ गोल हिस्सा कट जाता है। जैसे भक्त, जो लास्ट का लटका हुआ हिस्सा कट गया है, का लटका हुआ हिस्सा कट गया है, उससे भक्त बना है। जैसे मुक्त, मक्खी, ऐसे भी बहुत सारे शब्द है। अब हम कुछ शब्दों के कुछ संयुक्ताक्षर वाले शब्द पर ध्यान देंगे। जैसे वह हलंत प्लस या जोड़कर व्यय बनता है, जिसका
व्यय, इससे व्याकरण, इस प्रकार शब्द बनते हैं। व्याकरण, व्यस्त, व्यवस्था। उसी प्रकार से ध हलंत प्लस य से धय, धेन, ध्यान, साध, मध्य ऐसे ही बनता है। उसी तरह मूर्धन्य स प्लस स्व से स्व बनता है। जैसे इस प्रकार से इस तरह के शब्द बनते हैं। स्वभाव, स्वयं, स्वच्छ, स्वराज। इस तरह अनेकों संयुक्ताक्षर मिलकर शब्द बनते हैं। और अगला हम इस स्लाइड को आप लोग पढ़ लीजिएगा स्किप करके, और हम चलते हैं आगे। और अगले है अनुनासिक तथा अनुस्वार, सेमी नस्ल एंड नस्ल। अनुनासिक का उच्चारण मुख और नसिका दोनों से होती है। इसे इसे चंद्र बिंदु लिखा जाता है। यहाँ अनुस्वार से भिन्न है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नसिका से होता है। अनुस्वार वर्णमाला के पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण है। जहाँ शिरो रेखा के ऊपर मात्राएं आती है वहाँ स्थान के अभाव के कारण अनुनासिक है। चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लगा दिया जाता है। जैसे मैं, हैं, कहीं आदि में, मैं, कहीं। कहीं अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द ही बदल जाता है। जैसे हंस, हंस क्या है? पक्षी है। हंसना, हंसना क्या है? हंसना। देखो हंस पर एक अनुस्वार पड़ा और हंसना में चंद्र बिंदु यहाँ पे लगा है, तो यह एक क्रिया है और यह एक पक्षी है। इस तरह अनुनासिक और नासिका का शब्द बनता है। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार वाले शब्द है जैसे बंद, अंग, अंश। इस तरह के अंकुर, डॉट 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 इत्यादि शब्द बनते हैं। अनुनासिक वाले शब्द जैसे बांध, चांद, आँच, गांव, कुआं, महंगा, चांद, पाँच, कांच इत्यादि बनते हैं। इस तरह के शब्द रा के विभिन्न रूप। रा जैसे रा अमर, रात, रात में डायरेक्ट र लिखाता है। और अजगर, अजगर में भी डायरेक्ट यहाँ पे र जो कि व्यंजन वर्ण से उठाया गया है वो लिखा गया। और जैसे कर्म, तो कर्म में म के ऊपर एक हर्षकार दीर्घकार की तरह दिया जाता है, उसे भी रा भी पढ़ा जाता है। जैसे कर्म, आशीर्वाद, सर्व। उसी तरह प्रेम, प्रेम में देखो एक कॉमा सा लगाया जाता है जो कि प से प्र बन जाता है। उसी तरह कर्म, राष्ट्र, इन शब्द रा के विभिन्न उपयोग द्वारा किया गया है। जैसे रा यदि अरहित है तो वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर दीर्घ के जैसे लगता है। जैसे र यदि पूरा है अर्थात उसमें अ मिला है तथा उससे पहले वाला वर्ण आधा अर्थात अरहित है तो वह कौमा की तरह इस रूप में पहले वर्ण के साथ आता है। जैसे प्रेम में प्र, क्रम में क्र, इस तरह आता है। राष्ट्र के ट में ट के बाद कौमा लगा दिया जाता है, ट के जो कि नीचे होता है। अब प्लस में र, राष्ट्र। यहाँ र ऐसे जो कि एक कौमा नहीं है, यह हलंत और र मिला रूप है। इसमें हलंत है और र है। वर्ण विच्छेद। अब हम अगला टॉपिक है वर्ण विच्छेद। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को हम जब अलग अलग भागों में तोड़ कर लिखते हैं उसी मेथड को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कलश को क हलंत, अ हलंत, ल हलंत, अ हलंत, तलब स हलंत, अ। इस तरह हम इसको स्वर में तोड़ दिए, पाटे पाट, न कि व्यंजन में तोड़ते हैं। यहाँ पे बच्चों अपने माइंड में ये ध्यान रखें कि यहाँ स्वर में तोड़ते हैं न कि व्यंजन में। भक्ति उसी तरह हलंत चोर,
हलंत जोड़ का इधपरी सॉरी आ में हलंत नहीं लगेगा, का में हलंत लगेगा प्लस तहलंत प्लस ई। उसी तरह नमस्ते में न हलंत प्लस अ प्लस महलंत प्लस अ प्लस सहलंत प्लस तहलंत प्लस ए। विद्यालय में उसी तरह वाहलंत प्लस ई प्लस दहलंत प्लस यहलंत प्लस आ प्लस लहलंत प्लस अ प्लस यहलंत प्लस अ। विद्यालय इस तरह बनता है। और हम इस तरह हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज का चैप्टर ख़त्म हो गया है, पर इसको हम वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर 11 है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। व्यंजन को बोलने से हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दो वर्ण मिलता है, दो व्यंजन यहाँ पे मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल भी दिए हैं, पीछे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। व्यंजन के ऊपर लेटी हुई रेखा शिरोरेखा कहलाती है। व्यंजन के साथ लगने वाली सीधी रेखा पाई कहलाती है। अनुस्वार कहलाता है, जो कि आ के ऊपर एक बिंदु होता है जिसे अनुस्वार कहा जाता है। आ के ऊपर एक चंद्र बिंदु होता है जिसे अनुनासिका कहलाता है। आ के ऊपर आ के बाद दो बिंदु जो पाइप फॉर्म में डलाता है उसे विसर्ग कहलाता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस तरह हमारा वर्ण विचार का वीडियो समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड लक।